नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा इस समय की सबसे बड़ी खबर के साथ। और वो खबर है बिहार के युवाओं के भविष्य से जुड़ी, बिहार के युवाओं की हकमारी से जुड़ी। और वो हकमारी की गई है नीतीश सरकार के कार्यकाल में। जी हां, सही सुना आपने। इस तरह के आरोप सरकार पर लगाने वाले लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि वो नीतीश सरकार जो बिहारी अस्मिता की बात आने पर दिल्ली में मजमा लगा देते हैं, वो नीतीश सरकार जब बिहारी अस्मिता पर सवाल उठने पर डीएनए सैंपल कलेक्ट कर केंद्र को हड़का देते हैं, वो नीतीश कुमार जो बिहारी अस्मिता के लिए अपनी सियासत का संघर्ष केंद्रित करके रखते हैं, जी हां, वही नीतीश कुमार हैं जिन पर यह आरोप लग रहा है कि जब बिहार में विश्व की सबसे बड़ी बहाली की प्रक्रिया चल रही थी तो उस बहाली की प्रक्रिया में बिहारी युवाओं की हकमारी की गई है। हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे संवाददाता जो विशेष रूप से शिक्षा से संबंधित खबरों पर नजर बनाए हुए थे, और इनकी खबरों के कवरेज की प्रक्रिया के दौरान ये खबर सामने आई है और सरकार पर जो गंभीर आरोप लग रहा है उस पर हम समझने का प्रयास करते हैं। और साथ साथ इस पर सियासी राय मशवरा क्या हो रहा है, क्या सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही है, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले प्रीतम से समझते हैं कि यह मामला क्या है। प्रीतम, क्यों नीतीश कुमार पर आरोप लग रहा है कि बिहार के युवाओं की हकमारी की है उन्होंने? केवल नीतीश कुमार पे ही आरोप नहीं लग रहा है, चूंकि नीतीश कुमार राज्य के मुखिया हैं, वो हर चीज के प्रति जवाबदेही है। अगर अगर किसी अच्छे काम के लिए अगर उनकी तारीफ होगी तो अगर उनसे कुछ रिसेंटमेंट होगा तो लोग उनको ही इसके लिए जिम्मेदार समझेंगे। दरअसल क्या था कि बिहार में एक लंबे अरसे बाद जब शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर उतरे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उन्होंने लाठियां खाई। उसके बाद अप्रैल 2023 में शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की, जिसे नाम दिया गया शिक्षक भर्ती नियमावली 2024। उस नियमावली में एक क्लाउज ये था कि आवेदक, उसमें दो चार बातें काफी अहम थी। एक बात यह अहम थी कि बहाली होगी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि आवेदक को भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। यानी यहाँ से ये जो लाइन है कि आवेदक को भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, इसका जो सरल है कि हम लोग इसे डोमिसाइल के रूप में लेते हैं। 15 जून 2023 से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फिर टीआरई फेज 1 का लिया गया, और 24 या 25 जून 2023 को एकाएक बिहार सरकार जागृत हो गई और उसने नियमावली में, जबकि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे, और नियमावली में परिवर्तन कर दिया गया और कह दिया गया कि ये बहाली ओपन टू ऑल हो गई, यानी दूसरे राज्यों के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और और जो डोमिसाइल जो नीति थी उसे हटा दिया गया। इसके बाद जो बाहरी एप्लीकेंट थे उसकी बाढ़ सी आ गई, और जब रिजल्ट आया, हमें लगता है कि 23 या 24 अक्टूबर, उस टाइम में दुर्गा पूजा चल रही थी, विजयादशमी के लोग तैयारी कर रहे थे। जब रिजल्ट आया तो हाहाकार मच गया। लोगों ने जैसे विजयादशमी की छुट्टी खत्म हुई, लोग सड़कों पर उतर आए, बिहार लोक सेवा आयोग के सामने प्रोटेस्ट करने लगे, और अभ्यर्थियों ने कहा कि साहब हमारी हकमारी हुई है। और काफी संख्या में, लाखों हजारों की संख्या में दूसरे स्टेट के लोग आ गए हैं। हमने कई बार शिक्षा विभाग से ये पूछा है कि हमें ये बता दीजिए कि जितने सफल हुए हैं उसमें से कितने लोग बिहार के हैं या बाहर के हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, पूरा भारत फेडरल स्टेट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उस वक्त नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, सरकार चल रही थी। फिर टीआरई 2 का रिजल्ट आया, उसमें भी इस तरह से आरोप लगा, बातें चल रही थी। लेकिन इसी बीच सूचना के अधिकार के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2 में कैटेगरी क्लास 6 से 8, विषय हिंदी, इसमें टोटल जो है 3,451 अभ्यर्थी सफल हुए थे, और इन 3451 अभ्यर्थी में से 1135 जो हैं वो दूसरे राज्यों के हैं। और इसी 3451 सफल अभ्यर्थियों में जो जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार थे, और उसमें टोटल उनकी संख्या 1375 थी, और उस 1375 में से ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं कि जनरल कैटेगरी में टोटल 1375 उम्मीदवार सफल हुए थे, और उस 1375 में 1135 यानी 1135
दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी चयनित हो गए। ये तब हुआ जब बिहार में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। अब सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर क्या मजबूरी थी कि उसने पहले डोमिसाइल लाई, फिर डोमिसाइल पॉलिसी को हटा दिया, और उसका नुकसान जो है केवल एक विषय में आपको दिख रहा है। 2 लाख से ज्यादा शिक्षक चयनित हुए हैं, और आप दीपक, आप काफी सुलझे हुए हैं। आप चले जाइए, आप अपने जिले में शहर को छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार ने नियम बना दिया है कि बीपीएससी चयनित शिक्षक जो है वो ग्रामीण इलाकों में अपनी सेवा देंगे। आप बिहार के किसी भी इलाके में चले जाइए, आपको अगर कोई किसी स्कूल में 10 नए बंदे काम कर रहे हैं बीपीएससी बहाल के, तो उसमें 6 से 7 जो है वो बाहरी स्टेट के हैं। चलिए, तो ये एक बात निकलकर सामने आई है आरटीआई के माध्यम से। हमारे सहयोगी प्रीतम ने अधिकारी से, बीपीएससी से इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की थी, शिक्षा विभाग से इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की थी। हमारे साथ एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनसे समझते हैं कि ये जो हमारे सहयोगी डोमिसाइल की बात कर रहे हैं और जो आंकड़े गिना रहे हैं, उसका मतलब क्या है और उसके भुक्तभोगी ये खुद को कैसे मान रहे हैं। पहले तो आप अपना परिचय दें। जी सर, मेरा नाम पीयूष कुमार पांडे है। तो हम तैयारी जी, अभी जो बात निकलकर सामने आई, हम चाहेंगे आप उसे और बेहतर तरीके से समझाएं, क्योंकि आप सीधे उस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। जी सर, इसका तो हम वंचित विद्यार्थी हैं। हम तैयारी 2 के स्टूडेंट हैं। तैयारी 2 में हमने एग्जाम दिया था और अच्छा खासा मेरा नंबर आ रहा था, तो हमें लगा कि हिंदी विषय है, इसमें हो जाना चाहिए। तो जब रिजल्ट मेरे नहीं हुआ तो हमने इस पे संज्ञान लिया कि आखिर क्यों नहीं रिजल्ट हुआ। तो हमने इस पे आरटीआई लगाया कि जाने तो आखिर क्यों नहीं आखिर रिजल्ट हुआ। तो आरटीआई के माध्यम से पता चला कि इसमें जो सर जी आंकड़ा बताए, उसके माध्यम से पता चला कि ज्यादा अभ्यर्थी तो बाहर के आ गए हैं इसमें, अनारक्षित वर्ग में। तो इसमें तो क्या कहा जाए। नहीं, तो कहना तो पड़ेगा ना। आप बताइए, इसमें अगर हम ये सवाल कर दें कि अगर जो प्रतिभावान है, आपसे बेहतर टैलेंट वाला है, उसे अगर सरकार चुन के मौका दे रही, तो इसमें गलत क्या है? नहीं सर, ऐसा तो जैसे हर राज्य में एक सीमित सीमा लगाया गया, उस तरह से आप बिहार में भी लगा दीजिए। और बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, ऐसा बात भी नहीं है कि आप उसका एग्जाम तो ले रहे ही रहे, अच्छा से पारदर्शिता से एग्जाम तो लीजिए, देखिए तो टैलेंट नहीं मिलता है आपको। बिल्कुल है। तो बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था की गई उसके कारण यहाँ के टैलेंट के साथ न्याय नहीं हुआ है। चलिए, सत्ता पक्ष से हमारे साथ सुमित शशांक जी जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि जो आरोप सरकार पर लग रहे हैं कि टैलेंट की कद्र अगर करते और बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए वाकई चिंतित रहते, तो ये डोमिसाइल वाले प्रावधान पर गंभीरता से विचार करते, जिसका प्रक्रिया के दौरान भी विरोध हो रहा था। देखिए, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सत्ता पक्ष ये शब्द और उस समय के परिप्रेक्ष्य में सत्ता पक्ष, इन दोनों में काफी का अंतर है। 18 महीने की जो सरकार तेजस्वी जी काफी जो दावे करते हैं, उनको बताना चाहिए एक परिवार जिसको लेगेसी में क्या प्राप्त हुआ, एक राजनीतिक दल जिसको विरासत में क्या प्राप्त हुआ। चारा चोरी और अलकतरा घोटाले के अलावा बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं, उस पर भी तो बात होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात होती है, एनडीए की बात होती है, तो शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्धता के साथ हम काम करते हैं। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि बिहार बुद्ध और महावीर की भूमि है, गुण और ज्ञान की भूमि है, और गुण और ज्ञान की भूमि, बुद्ध और महावीर की भूमि को कहीं ना कहीं शिक्षा, शिक्षण और इन क्षेत्रों में एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य होने चाहिए थे। लेकिन जिन लोगों ने भी ये विरासत में चीजें एनडीए के पास सौंपी, उसके बाद एनडीए सरकार ने जिन आरोपों से नीतीश कुमार घिर रहे हैं, उन आरोपों को सीधे तौर पर आप कह रहे हैं कि उस समय जो शिक्षा विभाग देख रहे थे, जिनके जिम्मे था शिक्षा विभाग का पूरा कार्य व्यवहार, वो दोषी हैं। लेकिन निश्चित रूप में एक व्यक्ति की अपनी कहीं न कहीं विचारधारा होती है, और इनके जो शिक्षा मंत्री उस समय के प्रोफेसर चंद्रशेखर जी की बात करूंगा, वो तो रामचरितमानस पर ज्ञान दे रहे थे, गीता पर ज्ञान दे रहे थे, मदरसा से लिखा गया और कहां से लिखा गया, इन बातों में वो लिप्त थे। उन्होंने कभी बिहार के भविष्य के लिए तो नहीं सोचा। बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन किसके समय में हुआ? जो लोग अपने बेटे के हाथ में कलम नहीं पकड़ा सके, उन लोगों ने बिहार में कलम देने की बात कर दी। इस पर भी तो
बात होनी चाहिए ना। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि डोमिसाइल नीति और डोमिसाइल नीति के विषय में अगर संज्ञान लिया जाए तो निश्चित रूप से बिहार के प्रतिभाशाली लोगों को मौका मिलना चाहिए था, जिसको कहीं ना कहीं टेक्निकली चीजों को फंसाने का काम राजद की जो उस समय की जो सरकार रही उसने किया। लेकिन इससे निजात दिलाते हुए मेरे पास भी आए दिन कई शिक्षक अभ्यर्थी आते हैं, उनके भी दुख दर्द तकलीफ को मैंने देखा है और कहीं ना कहीं इस दिशा में सकारात्मक रूप से हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे चल के जब कभी भी हमारे अंदर ये सारी चीजें अगर आती हैं तो निश्चित रूप से कहीं से भी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इन्हें कोई परेशानी न उठानी पड़ी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चे जो हैं वो बिहार के उनको भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके, इस दिशा में हम काम करें। चलिए हम आपसे इस विषय पर थोड़ी और बातचीत करेंगे, लेकिन जिस तरह से आपने पूरे आरोपों का ठीकरा उस समय के शिक्षा मंत्री, उस समय के सहयोगियों पर फोड़ दिया है, क्योंकि INDI अलायंस में अभी जो लोग हैं जो सरकार के विरोध में हैं वो उस समय सत्ता में थे और शिक्षा विभाग का दायित्व RJD के जिम्मे था। तो अब क्या ये आरोप जो RJD पर है, सरकार के तौर पर नीतीश कुमार इससे बरी होते दिख रहे हैं? आदित्य पासवान जी हैं, अभी फिलहाल जो महागठबंधन खेमा है उसकी ओर से अपनी बात रखेंगे और इनसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या वाकई बिहार के युवाओं की हकमारी का पूरा ठीकरा उस समय के शिक्षा मंत्री यानी कि RJD नेता जिम्मेदार हैं, जैसा कि आरोप लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बिहार में आज की राजनीति जो है वो हमेशा दोषारोपण और मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जाता है, कि जो अभी हमारे मित्र ने किया, मुद्दे को भटका करके दूसरी तरफ ले आ रहे थे। पहला वो, दूसरा कि दोषारोपण करने से किसी चीज का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जब इसका मसौदा तैयार किया जा रहा था तो हमने, कांग्रेस पार्टी ने इस पे विरोध दर्ज किया कि डोमिसाइल नीति इस पे लागू होनी चाहिए। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री बनने की चाहत में बिहार के छात्रों के साथ ये बहुत बड़ा एक नाइंसाफी किया और यहाँ के छात्र, जो मेधावी छात्र हैं, जो इस परीक्षा में के माध्यम से शिक्षक बन पाते, उनके हक को दूसरे राज्यों के छात्रों को दे दिया गया। और जैसा कि प्रीतम जी बता भी रहे थे, एक सब्जेक्ट ये हिंदी का RTI के माध्यम से है। और RTI किसने दिया? RTI भी कांग्रेस ने दिया है। और आप देखिए, टोटल 1375 में से 1100 साढ़े 1100 लोग करीबन अनरिजर्व कैटेगरी में बाहर के लोग हैं और मात्र 240 बिहार के। सिर्फ एक सब्जेक्ट में इतने लोग हैं तो सोचिए पूरी जब परीक्षा की बात होगी तो कितने लोग होंगे। तो ये बिहार के छात्रों के साथ, जो ऑलरेडी बिहार में एक बड़ी फौज खड़ी है बेरोजगारी, ये बहुत बड़ा अन्याय है। और त्वरित सरकार को, अब तो देखिए जो हो गया उसको अगर चेंज करेंगे तो कोर्ट में मामला जाएगा, लंबित होगा। तो आगे से सरकार को डोमिसाइल नीति पे काम करनी चाहिए और एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जो और राज्यों में भी है कि 10% दूसरे राज्य के लोग आ सकते हैं, ताकि यहां के लोगों की हकमारी नहीं हो। एक दूसरे पर दोषारोपण करके, मुद्दे को भटका करके सोल्यूशन नहीं निकलना। सोल्यूशन तभी निकलना है कि जो गलतियां हो गई उसको सही करने के लिए नीति में बदलाव हो। चलिए, एक एक प्रतिक्रिया तो हो गई, अब हम चाहेंगे आप थोड़ा आमने सामने हो जाएं, सुमित जी और आदित्य जी। और जिस तरह से बातें इधर से उधर घूम रही है, हम चाहेंगे हमारे सहयोगी राजू जी इधर आ जाएं, ताकि दोनों नेता जब आपस में एक दूसरे के आंख में आंख डालकर जो आरोप अब तक आमने सामने लगा रहे थे, क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि अब डोमिसाइल, मतलब विपक्ष मांग कर रहा है डोमिसाइल की और सत्ता पक्ष को उसकी चिंता नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि विपक्ष जब सत्ता में रहता है तब इनको ब्रह्म ज्ञान याद नहीं आता है, लेकिन ये ज्ञान की बातें तब करते हैं जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं। देश में कांग्रेस की सरकार रही, महागठबंधन की सरकार रही, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? देश में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बिहार को एक तरीके से लेबर सप्लाई राज्य के रूप में परिवर्तित करने का काम किसने किया? ये कांग्रेस पार्टी की ही तो देन है। बुद्ध और महावीर की धरती, बार बार मैं कहता हूं, नालंदा विक्रमशिला की धरती को पलायन की भूमि बनाने का काम, लेबर सप्लाई स्टेट बनाने का काम पहले तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया, बाद में उसी लेगेसी में आपने देखा होगा कि राजद ने किया। और राजद ने शिक्षा मंत्री भी एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जो बैठ करके ज्ञान देते थे किस पे। सुमित जी, इसी बात पर नीतीश कुमार की एक बात याद दिला देता हूं। आप जो रामचरितमानस की बात कर रहे हैं उस पर भी हम बात कर लेंगे थोड़ा सा, लेकिन नीतीश कुमार ने खुले मंच से कहा था कि अगर सरकार कोई काम करती है तो कोई मंत्री उसका क्रेडिट ना ले, सरकार को उसका क्रेडिट दे, मतलब सहयोगियों के साथ पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को। तो फिर अगर कुछ गलती होती है
तो आप पूरा ठीकरा सहयोगियों पर फोड़कर खुद को कैसे पक साफ कर लेंगे? देखिए, सहयोगियों के चरित्र को भी देखना चाहिए। बिहार में आरजेडी जब स्वयंभू रूप से खास करके कांग्रेस के साथ सरकार चला रही थी तो शिक्षा किसके समय में उदासीन थी? जिसने अपने बेटे के हाथ में कलम नहीं पकड़ाया, उससे शिक्षक अभ्यर्थी किस प्रकार से उम्मीद कर सकते हैं कि उनके हाथों में कलम होगा? बिहार में नरसंहारों की अनंत असंख्य कहानियां किसके काल में देखी गई? किसके काल में ओबीसी वर्ग से आने वाले लोगों का पलायन हो जाता है और एससी एसटी बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा एफआईआर किसके काल में होते हैं? तो ये भी देखने की बात है। लेकिन इसके अलावा मैं भी आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं करूंगा। आज आवश्यकता है बिहार को उन्नति, तरक्की, उत्थान और कहीं न कहीं मूलभूत सुविधाओं की, जिसके लिए आपने देखा होगा कि 55,000 60,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो केंद्र सरकार ने किस तरीके से बिहार के को देखते हुए दिया। आज 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात होती है, उसमें एक कॉरिडोर गया को भी इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। 10 लाख नौकरियों की बात प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से 30 लाख नौकरियों का सृजन कहां पे होगा ये भी देखने की बात है। 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात कहां पे हुई है ये भी देखने की बात है। तो ये सारी चीजें तभी होंगी ना जब बिहार का बच्चा, बिहार की युवा, बिहार की जो बहनें हैं हमारी, वो शिक्षित होंगी। और उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जब एक सरकार काम कर रही है, खास करके नीतीश कुमार जी की सरकार के रूप में, आज जब भारतीय जनता पार्टी लगभग एक प्रक्रिया के अनुसार जब हम आगे बढ़ रहे हैं और जो भी गलतियां होती हैं उनको सुधारते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये भड़काने का काम करते हैं। सड़कों पर यही शिक्षक अभ्यर्थी है ना जिन पे लाठीचार्ज करवाने का काम खास करके ये तेजस्वी जी ने और राजद के गुंडों ने किया था। ये भी तो देखने की बात है ना, पीठ पे लाठियां किसने खाई थी? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खाई थी ना। बलिदान किसने दिया था? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिया था ना। लेकिन बात ये नहीं करेंगे, ये किसको भड़काने का काम करेंगे? शिक्षक अभ्यर्थियों को भड़काने का काम करेंगे। एक कोट है, फेमस कोट है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का सम्मान, खास करके गुरु की आयु नहीं देखी जाती, गुरु का सम्मान जो हमारे बच्चों को आगे चल के शिक्षा देंगे, वो उस गुरु का सम्मान ये नहीं है कि उनको सड़कों पर ले जाके दौड़ा के पीटा जाए, मारा जाए। और खास करके ये राजद के लोगों ने क्या किया, ये इनको चिंता है मदरसों की, इनको कभी भी संस्कृत विद्यालय की चिंता नहीं है। हम तो बार बार कहते हैं ना कि संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। और हिंदी किस जगह पे नगण्य रूप से आपने देखा होगा कि किस तरीके से कांग्रेस के काल में हिंदी कहां पे पहुंच गई, ये भी तो देखने की बात है। इनकी सब चीजों पर हम आएंगे। आदित्य जी से एक बार पूछ लेते हैं। आदित्य जी, ये जो डोमिसाइल की बात उठ रही है, क्या लगता है कि अब अगर मौका है तो सरकार अपनी मंशा साबित करे? बिल्कुल, मैं जैसा बोला कि दोषारोपण करने से इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका सोल्यूशन निकलेगा एक मजबूत नीति बना करके, ताकि यहां के छात्रों को न्याय मिल सके, पहली चीज। दूसरा ये कि जब मैं उस चीज को बोल रहा था तो फिर वो 2005 के पहले की बात शुरुआत कर दी गई, तो वो फिर भारतीय जनता पार्टी को पास्ट में रहने की आदत है। आज आप 19 वर्षों से सत्ता में हैं और आपको अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए। उपलब्धि ये है कि बिहार को एक लेबर स्टेट बना दिया गया, 98 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर गए, वो ऑफिशियल। ये तो जिम्मेदार महागठबंधन को बता रहे हैं। वही मैं आ रहा हूं ना कि आपने 19 वर्षों में क्या अपनी उपलब्धि दी बिहार को, ये आपको बताना चाहिए। SEZ जो आप चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस के जमाने में पहले जब इंडिया की इकोनॉमी ओपन हुई, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो SEZ दमन और दीव जैसी जगह में SEZ पहला बनाया गया। और जहां सिर्फ बालू हुआ करता था और समुद्र की पानी होती थी, वो जगह कितना डेवलप कर गया। तो कांग्रेस ने क्या किया है देश के लिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश आज उसका एक उदाहरण है। नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी उपलब्धियां को बताएं कि आपने 19 वर्षों में बिहार को क्या दिया। आप हर साल यहां पे बिजनेस कॉन्क्लेव होता है, लेकिन वो इंडस्ट्री दिखती नहीं है बिहार में। अभी बैंगलोर में हुआ, उससे पहले पटना में हुआ, उसके पहले दिल्ली में हुआ। तो हर साल हम लोग बिजनेस कॉन्क्लेव देखते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल, ना ही कोई इंडस्ट्रियल मजबूत पॉलिसी है, ना कोई न्यू इंडस्ट्रीज दिख रही है। इसका बहुत बड़ा रीजन है पलायन। और वही ज्ञान की धरती के रूप में बिहार जानी जाती रही हमेशा से। बुद्ध इन्होंने सही कहा कि भगवान बुद्ध की धरती हम है। उसी ज्ञान की धरती से हम असंख्य IAS IPS बनाते थे। आज वो भी डेटा 2023 में मात्र 28 बच्चे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई किए। क्या हो गया इस ज्ञान की धरती को? क्या ये सिर्फ 19 वर्षों में क्या ये काफी समय नहीं था कि आप स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को बढ़ाते? वो बढ़ाना चाहिए था। आप दोषारोपण कर रहे हैं। आप अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप कहें कि आरजेडी के समय ऐसा होता था। 19 साल का युवक कम से कम इंटर पास कर जाता है, और इंटर पास करने के लिए वो 19 साल पहले पहली कक्षा में एडमिशन लेता है। उस समय अगर मार्गदर्शक यानी कि शिक्षक उसे बेहतर मिलते
गुरु गोविंद की पहचान कराने वाले मिलते, तो वो अगर आरोप लगा रहे हैं तो गलत क्या लगा रहे हैं कि आप 20 साल पहले व्यवस्था देते तो आज वो पौध होती, आज वो फल होता जिसका रसास्वादन बिहार करता। आपकी बातों से बिल्कुल मैं सहमत हूं, लेकिन आप जब आए 2005 में तो आपके पास चेंज करने के लिए एम्पल समय था, एम्पल पैसा था। आपके जितने भी देश के प्रधानमंत्री रहे, जितनी भी सरकारें रहे, उससे बहुत मधुर संबंध नीतीश कुमार जी के रहे। तो आपको कभी इस चीज की कमी नहीं हुई कि बिहार को फंड की कमी हो। बिहार के फंड जो हैं वो वापस जाते रहे और ये सच्चाई है। ये कोई मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रहा हूं, ये ऑफिशियल है ये चीज। तो जब आपको ना पैसे की कमी रही, आप कहते रहे कि हम बिहार को एक प्रगति प्रदेश बनाएंगे, विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, तो किस चीज ने आपको रोका कि आज वो ज्ञान की धरती का ये हालत है कि छात्रों की बुरी स्थिति है। तो वो एक चीज वहां हो गया। प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है तो ऑब्वियसली आपको इकोनॉमी खराब चलिए वो इंडस्ट्री वाले जॉब्स की बात हम फिलहाल कर लेंगे, लेकिन यहां तो सरकारी नौकरी की बात हो रही थी ना, और अभ्यर्थी सालों से प्रयास कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक बार वैकेंसी निकलेगी और उन्हें मौका मिलेगा। वैकेंसी निकली, मौका भी मिला, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उन्हें पता चला कि उनके हिस्से का मौका दूसरे राज्य के युवाओं के हाथ लग गया है। और जब ये पता चला होगा तो क्या महसूस हुआ होगा युवाओं को, हम जानते हैं। क्या लगता है जो ये बातें हम कर रहे हैं, आपको एक मौका मिला लेकिन वो मौका आपके हिस्से ना आकर किसी दूसरे युवक के हाथ चला गया, और वो भी बिहार का नहीं बाहर का, क्या कहेंगे? जी सर, इससे तो बहुत डर पैदा हो जाती है ना कि आप बिहार के युवाओं को पंजाब और दिल्ली जाने को मजबूर कर रहे हैं, अन्य राज्यों को यहाँ नौकरी देके हम लोग को तो जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं होगा भविष्य में नौकरी तो क्या पेट पालना है तो कुछ तो करना होगा, या तो मजदूरी कराइए या मास्टर साहब बनाइए, ये सरकार पर है। लेकिन कहाँ चूक हो रही है? चूक हो रही है इसी पे। डोमिसाइल नीति लागू कीजिए या न तो उसको सीमित कीजिए, जैसे अन्य राज्यों में कर रहे हैं उनको सीमित करके 10% कर दीजिए, तो हम लोग का भविष्य बन जाएगा इसमें। चलिए, मतलब नियम भी अपनी जगह, नियम का तकाजा भी रह जाएगा और युवाओं के लिए अवसर भी रह जाएंगे। प्रीतम, डोमिसाइल का मुद्दा हर राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और हर राज्य में इसको लेकर कई बार बखेड़ा खड़ा हो जाता है, सड़क पर आगजनी तक देखने को मिल जाती है। बिहार में इसे लेकर वो गंभीरता क्यों नहीं दिखी? देखिए, गंभीरता इसीलिए नहीं दिखती है क्योंकि सरकार की जो नीयत है वो साफ नहीं है। देखिए, ये जो चुनाव हुआ है, जो लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है, उसने एक बात क्लियर कर दी है कि भावनात्मक मुद्दों से काम नहीं चलेगा। इतिहास को खंगालने से काम नहीं चलता है, आपको वर्तमान मजबूत करना होगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नवंबर 2025 के पहले हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो ये उनको सुनिश्चित करना होगा कि डोमिसाइल पॉलिसी रिवाइज करके दोबारा उसको अपनी नियमावली में डालें और उसको अधिनियमित करें, ताकि जो हकमारी हो गई सो हो गई, अब ये हकमारी नहीं होनी चाहिए। आप अगर 10 लाख नौकरी में से अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर बाहर के लोग यहां आ जाते हैं तो यहां के बच्चे कहां जाएंगे? आपने बिहार को लेबर स्टेट क्यों समझ रखा है कि हमारे बच्चे, देखिए, ये तमिलनाडु में जॉब नहीं कर सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर है। साउथ इंडिया में जॉब नहीं कर सकते हैं, सारे स्टेट में लैंग्वेज बैरियर है। बंगाल में नौकरी नहीं कर सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर है। झारखंड में कुछ नौकरी है, उत्तर प्रदेश की नौकरी है, और वहां पे इस तरीके से ओपन टू ऑल नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो एकदम, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 2 फेज की बहाली हो गई, तीसरे फेज की बहाली हो गई। पिछले हफ्ते शिक्षा मंत्री ने कहा हम 1,10,000 और बहाल करेंगे, तो उनसे अनुरोध है हमारा, उनसे मैं पूरे बिहार के अभ्यर्थियों की तरफ से कहना चाहूंगा कि अब जो आपने कर दिया सो कर दिया, कम से कम इस बार जो है आप डोमिसाइल लाइए। आप ये बहाना नहीं बना सकते कि कोर्ट में मामला चले जाएगा। अरे आपको कोर्ट के नियमों की प्रवाह कहां है? मैं एक उदाहरण देता हूं। देखिए, इस सरकार ने किस तरीके से लोगों को छला है, माननीय मुख्यमंत्री ने किस तरीके से, और जो नियमावली है, मैं एक उदाहरण दूंगा। उसमें हम ये भी जोड़ लेते हैं ना, इन्होंने कहा कि उस समय राजद करता धरता थे, आरजेडी के मंत्री थे, तो उन्हें बोलिए ना, आप नीतीश कुमार को क्यों बोल? नहीं, राजद के करता धरता थे तो राजद सरकार में नहीं है। बेशक बिल्कुल, ये तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार का हक मिलने तक, चिराग पासवान कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इस कोलैप्स के लिए, इस फेल्योर के लिए जितना जिम्मेदार कोई और है, उतनी ही जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की बनती है। उन्हें बताना चाहिए कि हरियाणा से क्यों लोग चुन के आए हैं, उन्हें बताना चाहिए कि हरियाणा के किसी खास हिस्से से लोग कैसे चुन के आए हैं, मुझे जानकारी मिली। उन्हें बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में से लोग क्यों चुन के आए हैं, कैसे चुन के आए हैं, क्या बिहार के पास प्रतिभा नहीं है? मैं एक मिसाल देता हूं, सरकार बहाली के प्रति कितनी ढीली रही है। मई 2019 का वक्त चल रहा था, लोकसभा चुनाव था उस वक्त, मुझे याद है, और 9 या 10 मई को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है समान काम के बदले समान वेतन का। उसके बाद सरकार ने छठे दौर की शिक्षक भर्ती शुरू की, जिसे नाम दिया गया शिक्षक छठे नियोजन। और
मुझे याद है जुलाई 2019 से शिक्षक छठे दौर के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई और फरवरी 2022 मतलब 2020 बीत गया, 2021 बीत गया, 2022 में 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। ये यहाँ पे प्रोसेस रहा है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस रफ्तार मिले प्रक्रिया को। और सुमित जी, चलते चलते एक छोटी सी बात है और साफ गोई से सवाल यही है कि मांग डोमिसाइल की हो रही है। यहाँ दोनों बड़े पार्टी के प्रवक्ता हैं, ठीक है। एक पार्टी जो है देश के ओपोजिशन में है और एक सरकार चला रही है। इन्होंने भी अच्छा काम किया, इन्होंने भी, मुझे इन दोनों से कोई इतराज नहीं है। क्या ये मांग करेंगे कि डोमिसाइल कुछ ऐसा कीजिए जो बिहार का अधिकतम भला हो, कुछ ऐसा करेंगे? इनसे पूछिए। पक्ष और विपक्ष क्या एक मुद्दे पर एकजुट हो सकता है? हम जान लेते हैं, और मुद्दा है डोमिसाइल, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि डोमिसाइल नीति जो है वो आगे इस पर विचार करना जो है वो आवश्यक है। परंतु इसके अलावा भी अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो विगत 10 वर्षों में हमारे मित्र यहाँ पे आरोप लगा रहे थे कि आपने क्या किया, तो मैं बता देता हूँ कि माताओं के लिए, बहनों के लिए, परिवार के लोगों के लिए, ये भारत रूपी जो परिवार है हमारा, उसके लोगों के लिए और खास करके शिक्षा व्यवस्था के लिए जो आपने देखा हुआ कि 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज खोलने का काम किसने किया, 7 से ज्यादा IIT और IIIT खोलने का काम किसने किया। तो ये लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। जनसंख्या जिस तरीके से देश की बढ़ती जा रही है, इसके साथ साथ हम उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेजेस से साथ लेकर के और कहीं ना कहीं IITs वगैरह पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो शिक्षण प्रणाली पे सब व्यवस्था ठीक है, लेकिन हम बिहार के युवाओं की चिंता कर रहे हैं, उस पर अगर कहें। बिहार की भी अगर बात करते हैं तो निश्चित रूप से बिहार के युवाओं को सम्मान मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए और इसके लिए लगातार प्रयास और नौकरियों का सृजन, हमारे आदरणीय नेता ने कहा है कि 10 लाख से भी ज्यादा नौकरियों का सृजन जो है वो हो रहा है और निश्चित रूप से सबको नौकरी मिलेगी और इसी दिशा में हम प्रयास भी कर रहे हैं। चलिए, इस दिशा में प्रयास हो रहा है, लेकिन इस दिशा में हो रहा प्रयास सिर्फ बिहार के युवाओं के लिए हो रहा हो, ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। डोमिसाइल अपनी जगह, लेकिन उसके लिए एक सीमित मापदंड को फिक्स किया जाना जरूरी होगा। क्या करते हैं अब पक्ष और विपक्ष, क्या एक मुद्दे पर एकजुट हो सकते हैं? और चुनाव से पहले सत्र में अभी तुरंत सत्र होने वाला है और उसके बाद संभवतः बहाली की प्रक्रिया भी होने वाली है, तो ये मांग की जाएगी कि बिहार के युवाओं की हकमारी ना हो। नहीं, बिल्कुल। पहला तो मैं अपने फाजिल मित्र को बोलना चाहूंगा कि कभी हम लोग जब चर्चा करेंगे देश की, तब बताएंगे कांग्रेस ने क्या बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या बेचा। वो एक अलग मुद्दा है। अभी आज हम बिहार के छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जरूर नियमावली में चेंज होना चाहिए। हम ये मांग पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे कि बिहार के छात्रों के लिए, बिहार में जो बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बनने लायक हैं, उनके लिए डोमिसाइल नीति जरूर लागू करनी चाहिए और यहीं के लड़कों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी दी जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी और सुमित जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बिहार के युवाओं के हक में सरकार विचार करे, इस पर एक मत होने के लिए। तो ये पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर एक मत है और ये मत ये है, कह रहा है कि बिहार के युवाओं की हकमारी नहीं होनी चाहिए। अगर डोमिसाइल नीति लागू किया जाए तो उससे अधिकांश संख्या में जो रोजगार के अवसर सृजित होंगे, उसमें बिहार के युवाओं को एक बेहतर विकल्प मिलेगा, बेहतर अवसर मिलेगा। इस चर्चा पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा कर सकते हैं और तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जुड़े रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो पर अपनी राय जाहिर करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।